जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग पिछले एक साल के 51 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे। लगभग 51 टॉपिक को मैंने 360 प्लस एमसीक्यू में चेंज किया हुआ है। इससे क्या होगा कि हर टॉपिक्स पे लगभग सपोज करिए आरबीएस के है, इस पे 6 एमसीक्यू बन जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका टॉपिक ना पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा और आप इसको इजीली समझ पाएंगे कि कैसा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे। लगभग 360 एमसीक्यू हो जाएंगे और टॉपिक कितने रहेंगे, 51। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक हमारा है आरबीएस के 2.0। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1, आरबीएसके का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम हो जाएगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आरबीएसके 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसका मंत्रालय हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आरबीएसके 2.0 किन आयु वर्ग के बच्चों को कवर करता है। ये 0 से 18 वर्ष के बच्चे को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आरबीएसके का मूल जो 4D मॉडल है ना, किससे संबंधित नहीं है। देखिए पहला डिफेक्ट एट बर्थ, ये 4D में शामिल है। डिजीज भी 4D में शामिल है। डिफिशियंसी भी 4D में शामिल है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है ना, ये 4D में कवर नहीं होता है। तो बचा हमारा 3 तो कवर हो गया, 3D तो हो गया, लेकिन एक डी क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट डिले। डेवलपमेंट डिले 4D का एक डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आरबीएसके 2.0 में नया क्या जोड़ा गया है। मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार संबंधी विकार, गैर संचारी रोग, ये तीनों चीज़ों को जोड़ा गया है। अब क्या बन गया है, 4D प्लस बन गया है। मतलब 4D तो है ही है, प्लस ये तीनों हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आरबीएसके 2.0 में कौन सा नया डिजिटल प्रावधान जोड़ा गया है। देखिए जो आरबीएसके 2.0 में ना डिजिटल हेल्थ कार्ड के लिए नया प्रावधान जोड़ा गया है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, पहले हमने इसका पूरा नाम देख लिया, फिर कवरेज देखा। कवरेज में क्या देखा हमने कि 0 से 18 साल के सारे बच्चे इसमें कवर हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या देखा हमने, 4D इसका मॉडल देखा, फिर 4D प्लस हो गया, ठीक है। और फिर इसमें डिजिटल हेल्थ कार्ड के बारे में भी हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और मिनिस्ट्री क्या है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। देखिए अगला टॉपिक हमारा है मिशन सेहत। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, मिशन सेहत किन दो संस्थाओं का संयुक्त मिशन है। ये जो है ना आईसीआर और आईसीएमआर का संयुक्त मिशन है। आईसीआर मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और आईसीएमआर मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मिशन सेहत का उद्देश्य क्या है। विज्ञान आधारित स्वास्थ्य एवं कृषि परिवर्तन, ये इसका उद्देश्य है। देखिए मिशन सेहत में क्या करना है ना, एग्रीकल्चर को क्या करना है, पब्लिक हेल्थ से लिंक कर देना है। ये आपको याद रखना है। मिशन सेहत का मेन उद्देश्य क्या है, एग्रीकल्चर को पब्लिक हेल्थ से लिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मिशन सेहत पोषण संपन्न किस्मों को किससे जोड़ता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य से, पब्लिक हेल्थ से जोड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आईसीएआर ने 2014 से 2025 के दौरान कितने बायोफोर्टिफाइड किस्में विकसित की है। 203 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है सहयोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सहयोग शिकायत निवारण प्रणाली किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। बिहार द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो सहयोग क्या है, शिकायत निवारण प्रणाली है ये, किसके, बिहार सरकार की। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सहयोग हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1100 इसका हेल्पलाइन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सहयोग पोर्टल का नाम क्या है। सहयोग.bihar.gov.in, ये इसका पोर्टल का नाम है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राज्यव्यापी सहयोग शिविर कब आयोजित होता है। ये प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को इसका आयोजन होता है, ये आपको याद रखना है। जो शिविर लगेगा ना, वो प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को लगेगा। शिकायतों का समयबद्ध निपटान कितने दिनों में होगा, बताइए। टाइम लिमिट क्या है इसकी,
30 दिन है, 30 दिन है टाइम लिमिट, ये आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है हमारा जल मेट्रो नीति। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राष्ट्रीय जल मेट्रो नीति प्रारूप 2026 किस मंत्रालय ने जारी किया है? पोत परिवहन शिपिंग एवं जल मंत्रालय ने, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यह नीति किस मॉडल पे आधारित है? कोची जल मेट्रो मॉडल है, ठीक है, कोची जल मेट्रो मॉडल पे ये आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फेज 1 में चरण 1 में शामिल शहर कौन सा है? बताइए। गुवाहाटी भी है, पटना भी है, वाराणसी भी है, तीनों इसमें शामिल है। निम्न में से कौन सा चरण 1 में शहर शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। डी इसका भोपाल इसमें शामिल नहीं है, अयोध्या शामिल है, प्रयागराज शामिल है, श्रीनगर भी शामिल है, लेकिन भोपाल इसमें शामिल नहीं है, फेज 1 में नहीं है। अगला टॉपिक हमारा है भव्य योजना। देखिए जो भव्य का पूरा नाम क्या है पहले ये बताइए। भारत औद्योगिक विकास योजना, भारत औद्योगिक विकास योजना, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भव्य योजना का कुल आउटलेट कितना है? कितना है इसका आउटलेट? सी 33,660 करोड़ रुपए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 2026 से लेकर 32 के दौरान कितने प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क कितने विकसित किए जाएंगे, ये आपको बताना है। ये हमारा हो जाएगा सही आंसर 100 हो जाएगा। 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क 100 लगाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राज्यों को न्यूनतम कितनी भूमि उपलब्ध करानी होगी? 100 एकड़, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पहाड़ी एवं उत्तर पूर्वी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए न्यूनतम भूमि कितनी है? इनके लिए कितनी भूमि है? 25 एकड़, और अदर स्टेट के लिए कितनी है? 100 एकड़, ठीक है। अब देखिए NIOS अभियान, देखिए जो NIOS अभियान है ना, इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, NIOS अभियान का लक्ष्य किस आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों को मुख्य धारा में लाना है? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 से 18 साल के बच्चे को जो आउट ऑफ स्कूल है उसको स्कूल में लाना फिर से। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, NIOS अभियान के अंतर्गत कौन सी सुविधा दी जाएगी? पुनः नामांकन, सही बात है। मुफ्त और दूरस्थ शिक्षा, ये भी दी जाएगी। कौशल प्रशिक्षण, ये भी दी जाएगी। तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यह जो पायलट है ना, कितने जिलों में शुरू किया जाएगा? यानी पायलट प्रोजेक्ट की तरह ये कितने जिलों में शुरू किया जाएगा? ये 12 जिलों में अभी शुरू किया जाएगा, ठीक है। देखिए अगला हमारा टॉपिक है AICTE इंडस्ट्री फेलोशिप प्रोग्राम, ठीक है, 2026। इसके बारे में हम देख लेते हैं MCQ। देखिए पहला क्वेश्चन है, AICTE इंडस्ट्री फेलोशिप प्रोग्राम 2026 किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है AICTE, ठीक है। अब AICTE का पूरा नाम क्या है? अगला क्वेश्चन वही है, AICTE का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सही बात है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा के शिक्षकों को कितना उद्योग अनुभव मिलेगा? बताइए। 6 माह का, 9 माह का, 1 वर्ष का, ये हमारा सही हो जाएगा आंसर, 1 वर्ष का उनको अनुभव मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रति माह फेलोशिप राशि कितनी होगी? बताइए। ये 75,000 होगी। प्रति माह फेलोशिप राशि कितनी हो जाएगी? शिक्षक को कितना मिलेगा? 75,000 रुपया फेलोशिप के रूप में मिलेगा। और न्यूनतम स्टाइपेंड कितना है? 25,000 रुपया। तो दोनों मिलके कितना हो जाएंगे? 1 लाख रुपया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन वही पूछ रहा है, कुल मासिक लाभ कितना है? बताइए। तो 1 लाख हो जाएगा, सिंपल है। क्वेश्चन 7 देखिए, कार्यक्रम का फोकस क्षेत्र कौन सा नहीं है? इसमें नहीं है पूछ रहा है। AI तो है, सेमीकंडक्टर भी है, इंडस्ट्री 4.0 भी है, लेकिन जो D है ना, क्वांटम बायोलॉजी, ये नहीं है इसका फोकस क्षेत्र, ये नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, निम्न में से कौन सा फोकस क्षेत्र है?
AI तो है, सेमीकंडक्टर भी है, इंडस्ट्री 4.0 भी है, तीनों सही हो जाएंगे इसके। अब देखिए अगला टॉपिक देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट रॉक चेक डैम ऑन इंडस रिवर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट रॉक चेक डैम है ना, किस रिवर पे है, इंडस रिवर पे है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत का पहला रॉक चेक डैम किस नदी पे बनाया गया, वही बात पूछ लिया, तो सिंधु नदी हो जाएगा, इंडस रिवर। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखिए, यह किस स्थान पे स्थित है, स्थान बताना है आपको। यह स्थान है उपसी लेह का, उपसी लेह, और किस यूटी में है, ये लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन वही है, यह किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो लद्दाख में है। उपसी लेह जो कहाँ पे है, लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन 12 देखिए, यह किस अभियान के अंतर्गत बनाया गया, अभियान बताना है आपको। तो यह अभियान था सिंधु जल समृद्धि अभियान, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रॉक चेक डैम की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। तो इसकी विशेषता ये है ना कि इसमें सीमेंट नहीं मिलाया गया है, सी इसका सही हो जाएगा, बिना सीमेंट का इसका निर्माण किया गया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य बताना है आपको। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, जल भंडारण इसका मुख्य उद्देश्य है, पॉन्डेज करना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रॉक चेक डैम सिंचाई में कैसे सहायक करता है। जो रॉक चेक डैम है ना, सिंचाई में कैसे सहायक है बताइए। पहला इसका आंसर सही हो जाएगा, जल संग्रहण द्वारा। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा टॉपिक है ई प्राप्ति पोर्टल। EPFA ने इसको लॉन्च किया है, ई प्राप्ति पोर्टल। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ई प्राप्ति पोर्टल किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है बताइए। तो EPFO हमारा इजी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ई प्राप्ति का पूरा नाम आपको बताना है। तो EPF आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इन ऑपरेटिव अकाउंट, यानी इसमें जो इन ऑपरेटिव अकाउंट होंगे ना PF के, उसको ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ई प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है निष्क्रिय PF खातों को ट्रैक करना, निष्क्रिय PF खाते को ट्रैक करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यह पोर्टल किन खातों को पुनः सक्रिय करने में मदद करेगा। तो ये तीसरा इसका आंसर सही हो जाएगा, पुराने एवं भूले हुए PF खाते, इनको पुनः सक्रिय करेगा ये। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ई प्राप्ति किस पहचान प्रणाली का उपयोग करेगा। ये UAN लिंक्ड आइडेंटिफिकेशन का यूज करेगा, UAN लिंक्ड आइडेंटिफिकेशन का यूज करेगा, ये आपको याद रखना है, UAN लिंक्ड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यह पोर्टल EPF सदस्यों को किसमें सहायता करेगा। वही बात है, निष्क्रिय PF खातों की रिकवरी में, भी सही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए NMP 2.0 के बारे में देख लेते हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, NMP 2.0 कब लॉन्च किया गया। फरवरी 2026 में इसको लॉन्च किया गया, ये आपको याद रखना है। NMP 2.0 किसने लॉन्च किया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनको लॉन्च किया, तो ये आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेकर 30 तक NMP 2.0 का लक्ष्य कितना है बताइए। ये है 16.72 लाख करोड़। ठीक है, NMP 2.0 का कितना है लक्ष्य, 16.72 लाख करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, NMP 2.0 का लक्ष्य NMP 1.0 से लगभग कितना अधिक है बताइए। लगभग ये 2.6 गुना अधिक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, NMP 2.0 का मुख्य सिद्धांत क्या है। संचालन अधिकार लीज पे देना। ठीक है, यानी जो भी एसेट है ना उसको लीज पे देना, इसका ओनरशिप अपने पास रखना है लेकिन इसको लीज पे दे देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, NMP 2.0 में स्वामित्व का क्या होता है बताइए। स्वामित्व सरकार के पास ही रहता है, ओनरशिप तो किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, सिर्फ लीज पे दिया जाएगा उसको। क्वेश्चन 28 देखिए, NMP 2.0 की ट्रिक क्या है। इसका मतलब ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है ना कि लीज एसेट नॉट ओनरशिप। ठीक है, एसेट को लीज पे दो लेकिन ओनरशिप को नहीं, ये आपको याद रखना है, टैग लाइन इसका यही है। अगला टॉपिक है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन VB ग्राम। चलिए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं।
VB ग्राम किस योजना का स्थान लेगा? ये MG नरेगा का स्थान लेगा। ठीक है, यह योजना कब से प्रभावी होगी? 1 जुलाई 2026 से ये प्रभावी हो जाएगी। 31 देखिए क्वेश्चन, ग्रामीण रोजगार गारंटी कितने दिनों तक बढ़ाई गई? ये अब 125 दिनों तक कर दी गई है, पहले ये 100 दिन था MG नरेगा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पहले MG नरेगा के तहत कितने दिन रोजगार गारंटी थी? कितने दिन रोजगार गारंटी थी बताइए? ये पहले 100 दिन था। ठीक है, VB ग्राम के लिए बजट आवंटन कितना है बताइए? बजट है हमारा 95,600 करोड़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। VB ग्राम में रोजगार गारंटी कितने दिन बढ़ी है बताइए? कितने दिन बढ़ी है? ये 25 दिन बढ़ गया है, पहले 100 था अब 125 हो गया है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा बिहार कुटीर ज्योति फ्री सोलर स्कीम। इसमें पहला क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति फ्री सोलर योजना किस राज्य की पहल है? बिहार की है। अगला क्वेश्चन है, यह योजना किन परिवारों के लिए है? BPL परिवारों के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बिलो पॉवर्टी लाइन। क्वेश्चन 37 देखिए, योजना के तहत क्या उपलब्ध कराया जाएगा? मुफ्त सोलर प्लांट उपलब्ध कराया जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 38 देखिए, योजना का उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना, बिजली खर्च कम करना, दोनों हो जाएगा इसका सही। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। AICTE इंडस्ट्री फेलोशिप प्रोग्राम में AI एवं सेमीकंडक्टर प्रमुख फोकस क्षेत्र है, सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत का पहला रॉक चेक डैम सिंधु नदी पर लद्दाख में बनाया गया, ये भी सही बात है। तीसरा देखिए, ई प्राप्ति पोर्टल निष्क्रिय PF खातों को पुनः सक्रिय करने हेतु है, ये भी सही बात है। तीनों इसमें सही हो जाएगा। AICTE के बारे में देख लिया हमने, रॉक चेक डैम देख लिया और ई प्राप्ति देख लिया। क्वेश्चन 40 देखिए, NMP 2.0 में परिसंपत्तियों का स्वामित्व नहीं बेचा जाता, सही बात है, लीज पे दिया जाता है। VB ग्राम में रोजगार गारंटी 125 दिन की गई, सही बात है। ये भी पहले 100 दिन था MG नरेगा में, लेकिन VB ग्राम में क्या कर दिया है, इसको 125 दिन कर दिया गया। कुटीर ज्योति योजना BPL परिवारों के लिए है, ये भी सही बात है। तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। अगला टॉपिक देख लेते हैं, PM किसान है ना। देखिए, PM किसान के लिए अब क्या कर दिया गया है ना कि जो फार्मर ID है इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। ये रहेगा तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, अदरवाइज लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, PM किसान की 12वीं किस्त कब जारी की गई? ये हमारा हो जाएगा मार्च 2026 में इसको जारी की गई। क्वेश्चन सेकंड देखिए, भविष्य की PM किसान किस्तों के लिए क्या अनिवार्य किया गया है? फार्मर ID, इसको अनिवार्य कर दिया गया। जो PM किसान का किस्त है ना, अब बिना इसके फार्मर ID के आपको नहीं मिलेगा। PM किसान के तहत वार्षिक वित्तीय सहायता कितनी है बताइए? 6,000 रुपये है। 3 किस्त मिलते हैं इसमें, 4 महीने पे 2,000। ठीक है, हर 4 महीने पे 2,000 करके आपको 3 किस्तों में ये मिलते हैं। PM किसान के तहत 6,000 कितनी किस्तों में दिए जाते हैं? 3 किस्तों में दिए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक किस्त की राशि 2,000 होती है, सही बात है। क्वेश्चन 6 देखिए, PM किसान की किस्त कितने अंतराल पर जारी की जाती है? 4 माह के अंतराल पर जारी की जाती है। PM किसान में राशि किस माध्यम से दी जाती है? DBT के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, 2019 से लेके अब तक PM किसान के तहत कुल कितना धनराशि वितरित किया गया है? ये है 3.70 लाख करोड़। ठीक है, इतना धन वितरित कर दिया गया है। क्वेश्चन 9 देखिए, PM किसान से लाभान्वित किसान परिवारों की संख्या लगभग कितनी है? इनकी संख्या लगभग 10 से 11 करोड़ है। क्वेश्चन 10 देखिए, PM किसान को विश्व की सबसे बड़ी किस प्रकार की योजना माना गया है? C, DBT स्कीम है ये। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी योजना है। ठीक है, PM किसान लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? लगभग 25% है। 25% क्या है इसमें? महिलाएं हैं। PM किसान योजना कब शुरू की गई थी बताइए? ये 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट किया गया था इसको, ये डेट इम्पॉर्टेंट है। 24 फरवरी 2019 को PM किसान योजना शुरू की गई थी। निम्न में से कौन सा PM किसान से बाहर रखा गया है बताइए?
संस्थागत भूमि धारक को, सही बात है। आयकर दाता को भी बाहर रखा गया है, और जिसका पेंशन या 10,000 से अधिक है ना, उसको भी इससे बाहर रखा गया है। तीनों सही हो जाएगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, संपूर्णता अभियान है जो नीति आयोग द्वारा स्टार्ट किया गया है इसको। देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन है, संपूर्णता अभियान 2.0 किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो क्लियर है, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, संपूर्णता अभियान 2.0 कितने महीने का अभियान है? बताइए। ये 3 महीने का अभियान है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभियान का उद्देश्य 112 आकांक्षी जिलों में KPIs को संतुलित करना है। KPIs का मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये आपको याद रखना है। तो 5 KPIs को संतुलित करना है 112 आकांक्षी जिलों में। ऐसे ही 513 आकांक्षी ब्लॉकों की बात हो रही है, ब्लॉकों की बात हो रही है, यहाँ पे जिलों की बात हो रही थी, यहाँ पे ब्लॉकों की बात हो रही है। इसमें कितने KPIs पे ध्यान दिया जाएगा? 6 KPIs पे। ब्लॉक में 6 हैं और जिलों में 5 है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन KPI क्षेत्र है? बताइए। स्वास्थ्य, स्वच्छता, पशुधन, टीकाकरण, तीनों सही हो जाएगा इसका। स्वास्थ्य KPI में क्या शामिल है? TB नोटिफिकेशन हो गया, बर्थ वेट हो गया, चाइल्ड न्यूट्रिशन हो गया, तीनों सही है, सभी इसमें शामिल है। स्वच्छता KPIs में मुख्यतः किससे संबंधित है? बताइए। लड़कियों के लिए शौचालय, ठीक बात है। जो स्वच्छता KPIs है ना, मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लड़कियों के लिए शौचालय। अगला टॉपिक देखते हैं, सेंसस के बारे में है। देखिए, जो भारत की जनगणना 2027 में किसके द्वारा आयोजित की जा रही थी? बताइए। तो ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर मिल के इसका आयोजन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? होम मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं ये लोग, गृह मंत्रालय, ठीक है। भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना कौन सी होगी? बताइए। सेंसस 2027 होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है? डिजिटल है, पूर्ण डिजिटल है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सेंसस 2027 में कौन सी नई सुविधा होगी? बताइए। मोबाइल ऐप, सेल्फ इन्यूमरेशन, दोनों बात सही है। CMMS ऐप, बताइए क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा इसका आंसर, तीनों इसमें सही हो जाएगा। मोबाइल ऐप भी हो जाएगा, सेल्फ इन्यूमरेशन भी कर सकते हैं, और CMMS ऐप भी काम करेगा इसमें, ठीक है। अब देखिए, जो 12 नंबर है ना, सेल्फ इन्यूमरेशन किस ऐप के माध्यम से होगा? CMMS ऐप्स का यूज किया जाएगा सेल्फ इन्यूमरेशन के लिए, ठीक है। जनगणना 2027 का पहला चरण क्या है? बताइए। हाउस लिस्टिंग किया जाएगा पहले, ठीक है। हाउस लिस्टिंग जो चरण है ना, कब होगा? 2026 में होगा ये। ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन कब होगा? ये फरवरी 2027 में होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सेंसस 2027 की रेफरेंस डेट क्या है? बताइए आप। कि 1 मार्च 2027 है इसकी रेफरेंस डेट, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 1931 के बाद पहली बार कौन सा डेटा एकत्र किया जाएगा? कास्ट डेटा को एकत्र किया जाएगा 1931 के बाद, यानी 2026-27 में जो हमारा सेंसस हो रहा है उसमें कास्ट डेटा को इंक्लूड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सेंसस 2027 भारत की कौन सी जनगणना होगी? ये हमारी 16वीं जनगणना होगी। स्वतंत्रता के बाद यह कौन सी जनगणना होगी? ये 8वीं होगी स्वतंत्रता के बाद। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सेंसस 2027 किस अधिनियम के तहत आयोजित होगी? बताइए। सेंसस एक्ट 1948, ये आपको याद रखना है, 1948 है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सेंसस 2027 का कुल परिव्यय आपको बताना है। ये हो जाएगा 11,718 करोड़, 11,718 करोड़, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सेंसस एक्ट की धारा 4 किससे संबंधित है? ये उत्तर देना अनिवार्य से संबंधित है, यानी जब कास्ट सेंसस होगा ना
तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको उत्तर देना अनिवार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सेंसस एक्ट की धारा 15 क्या सुनिश्चित करती है? व्यक्तिगत डेटा गोपनीय रहेगा, ये धारा 15 इंश्योर करती है। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक हमारा है पीएम मुद्रा योजना। पहला इसमें क्वेश्चन है, पीएम मुद्रा योजना के तहत कुल स्वीकृत ऋण राशि कितनी हो गई है बताइए। ये हो गया है 34 लाख करोड़। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पूर्ण रूप क्या है? PMMY का पूर्ण रूप बताना है आपको, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, क्वेश्चन 26 देखिए, अप्रैल 2015 से लाभार्थियों की संख्या कितनी हो चुकी है बताइए। 2015 से अभी तक कितनी संख्या हो गई है? ये हो गई है 55 करोड़ और अमाउंट कितना हो गया है? 34 लाख करोड़। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 55 करोड़ क्या हो गया? संख्या हो गई है, और 34 लाख करोड़ अमाउंट हो गया। 27 देखिए, बजट 2024-25 में मुद्रा लोन की सीमा कितनी हो गई? 10 से 20 लाख इसको कर दिया गया सीमा को। ठीक है, पीएम मुद्रा योजना के लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है बताइए। ये लगभग 68% है, तो अच्छा अमाउंट है 68%। वो क्या है? वीमेन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स में क्या शामिल है आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें 15 लेंथेनाइट्स, स्कैंडियम और इरिडियम, ये तीनों शामिल होते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? LSY से आप इसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वैश्विक जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का रिफाइनिंग है ना, उसका कितना % चीन नियंत्रित करता है? तो 85% चीन नियंत्रित करता है, ये आपको याद रखना है। अब अगला हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का कुल परिव्यय कितना है? ये है 25,060 करोड़ रुपये। ठीक है, 25,060 करोड़ रुपये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का कुल परिव्यय है, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, यह मिशन कितने वर्षों के लिए स्वीकृत है? यह है 6 वर्षों के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी अवधि बतानी है आपकी, यह है 2025 से 2031 तक। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की उप योजना निर्यात प्रोत्साहन का उद्देश्य क्या है बताइए। जो निर्यात प्रोत्साहन है ना, उसका उद्देश्य आपको बताना है। इसका उद्देश्य है MSME को सस्ती ट्रेड फाइनेंस उपलब्ध कराना। ठीक है, MSME को सस्ती ट्रेड फाइनेंस उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, जो निर्यात दिशा है ना, ये किससे संबंधित है? मार्केट रेडीनेस एंड कंप्लायंस सपोर्ट। ठीक है, इसका संबंध किससे है? मार्केट रेडीनेस एंड कंप्लायंस सपोर्ट, ये आपको याद रखना है। तो निर्यात दिशा हो गया और निर्यात प्रोत्साहन हो गया, ये किसके पार्ट हैं? सब पार्ट है किसके? एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के, ये सब पार्ट है दोनों, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सेंसस 2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है। ठीक बात है, सही है, डिजिटल जनगणना है ये। सेंसस 2027 में जाति डेटा को शामिल किया जाएगा, ये भी सही बात है। और सेंसस 2027 सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत आयोजित होगी। ठीक है, तीनों सही स्टेटमेंट है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम का जो परिव्यय है ना 7,280 करोड़ रुपया है। ठीक है, और REPMS जो है ना मुख्यतः न्यूडियम, आयरन और बोरान से मिलके बना होता है। ठीक है, आयरन है ना, जो आयरन है ना न्यूडियम और प्रेजोडियम ऑक्साइड की आपूर्ति करेगा। ठीक है, जो आयरन है ना क्या करेगा? न्यूडियम और प्रेजोडियम ऑक्साइड की आपूर्ति करेगा। तो इसमें भी तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्न कथनों पर विचार करिए। संपूर्णता अभियान 2.0 3 माह का अभियान है, सही बात है। मुद्रा लोन जो है ना 10 लाख से 20 लाख की गई है। ठीक है, ये भी सही बात है।
10 लाख से 20 लाख कर दिया गया मुद्रा लोन की सीमा जो है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का जो परिव्यय है ना वो 25,060 करोड़ रुपये है। ठीक है, 25,060 करोड़ रुपये, तीनों सही हो जाएगा इसका भी। संपूर्णता अभियान जो है ना 2.0, ये 3 माह का प्रोग्राम है। इसमें 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे और 513 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को कवर किया जाएगा। ठीक है, सेंसस 2027 के बारे में देख लीजिए। ये फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस है। कास्ट डेटा को इसमें इंक्लूड किया जाएगा और ये 11,718 करोड़ रुपये इस पर खर्च किए जाएंगे। मुद्रा के बारे में देख लीजिए। इसमें टोटल अमाउंट सरकार ने आज तक 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लाभार्थी कितने हैं? 55 करोड़ हैं और इसमें से 68% महिलाएं हैं। REPM स्कीम जो है ना, इसके लिए बजट कितना था? 7,280 करोड़ रुपये है और इसका टारगेट है 6,000 मेट्रिक टन पर एनम। ठीक है, और जो नियोडियम, फेरान और बेरान जो है ना, बोरान से जो मिलकर मैग्नेट बनता है, वो सबसे शक्तिशाली परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के बारे में देख लीजिए। इसका बजट है 25,060 करोड़ रुपए और इसके जो 2 सब पार्ट है ना, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा, इसके 2 सब स्कीम्स हैं। तो चलिए अब अगले हम टॉपिक पे चलते हैं। क्रेडिट गारंटीज स्कीम फॉर एक्सपोर्ट, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्ट्स। देखिए, इसमें पहला कुछ एक्सपोर्टर्स क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा कितनी है, ये आपको बताना है। ये है 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस योजना में 100% सरकारी गारंटी किस संस्था के माध्यम से दी जाएगी? देखो, इसमें क्या होगा ना कि बीच में सरकार आ जा रही है। ये मान लो कि एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर्स है और ये बैंक है। तो बैंक लोन जो देगा ना, बिना कोलेटरल का देगा और उसकी गारंटी कौन लेगा? गवर्नमेंट बीच में आ जा रही है। ठीक है, गवर्नमेंट इसकी गारंटी लेगी कि हम आपका अगर पैसा, मान लीजिए एक्सपोर्टर्स नहीं दे पा रहा है, तो हम आपका पैसा वापस करेंगे। बैंक को ये गारंटी दिया जाएगा। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। तो वही पूछ रहा है कि इस योजना में जो 100% सरकारी गारंटी किस संस्था के माध्यम से दी जाएगी? तो वो संस्था क्या है? NCGTC ये संस्था है। और इसका पूरा नाम क्या है? देखिए, इसका पूरा नाम है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। ये गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यह योजना मुख्यतः किसके लिए है बताइए? यह MSME एक्सपोर्टर के लिए। जो MSME एक्सपोर्टर्स है ना, उसके लिए योजना बनाई गई है। गवर्नमेंट क्या करेगी? NCGTC के माध्यम से गारंटी देगी बैंक को कि अगर मान लीजिए MSME एक्सपोर्टर ने आपका लोन पे बैक नहीं किया तो हम उसको पे बैक करेंगे। कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। किसके थ्रू करेगी? NCGTC कंपनी के द्वारा करेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, योजना के तहत कौन सी सुविधा उपलब्ध होगी बताइए? कोलेट्रल फ्री एक्सपोर्ट लोन, सही बात है। वर्किंग कैपिटल सपोर्ट्स, ये भी सही बात है। दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्रेडिट गारंटी का अर्थ क्या है? क्रेडिट गारंटी का अर्थ क्या है बताइए? इसका अर्थ है डिफ़ॉल्ट पर बैंक को भुगतान की गारंटी। डिफ़ॉल्ट अगर मान लीजिए एक्सपोर्टर करता है ना, MSME एक्सपोर्टर डिफ़ॉल्ट करता है तो उस पर बैंक को गारंटी कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। अभी हमने पढ़ा कौन सा और किस कंपनी के माध्यम से? सरकार ने उसके लिए एक अलग से कंपनी बना रखा है, उसका नाम क्या है? NCGTC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए, ESTIC 2025 का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अब आपको इसका पूरा नाम बताना है। ESTIC का मतलब क्या है पूरा? एक बार आप सर्च करेंगे पता लग जाएगा। क्वेश्चन देखिए, ESTIC 2025 कहाँ इसका आयोजन किया गया? इसका भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आरडीआई जो स्कीम है ना का कुल आकार कितना है बताइए। 1,00,000 करोड़ इसका कुल आकार कितना है आरडीआई स्कीम का। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन जो स्कीम है ना इसका कुल आकार कितना है 1,00,000 करोड़ का है। आरडीआई जो स्कीम है ना कितने वर्षों के लिए बताइए। ये है 6 वर्षों के लिए, ये आपको याद रखना है। इसका पूरा नाम क्या है आरडीआई का, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन, ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन इसका पूरा नाम है। आरडीआई स्कीम भारत की कैसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रतिबद्धता है बताइए। सबसे बड़ी सिंगल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट कमिटमेंट है ये, ठीक है। आरडीआई स्कीम जो है ना भारत की सबसे बड़ी सिंगल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट कमिटमेंट है, ये आपको सही करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आरडीआई जो स्कीम है ना किन संस्थागत ढांचों के तहत कार्य करेगी। एएनआरएफ, डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, स्पेशल पर्पज फंड, बताइए किसके तहत कार्य करेगी। तीनों के तहत कार्य करेगी। एएनआरएफ, डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, स्पेशल पर्पज फंड, तीनों के तहत ये संस्था आरडीआई स्कीम काम करेगी, ठीक है। एएनआरएफ का पूर्ण रूप क्या है, ये होता है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। आरडीआई फंड्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, डीप टेक रिसर्च को बढ़ावा देना, ठीक है। आरडीआई फंड्स का क्या उद्देश्य है, डीप टेक रिसर्च को बढ़ावा देना, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आरडीआई स्कीम में कितने थीमेटिक एरिया है बताइए। कितने थीमेटिक एरिया है इसमें, 11 थीमेटिक एरिया, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक देखते हैं, श्रम शक्ति पॉलिसी जो है ना, श्रम शक्ति पॉलिसी ड्राफ्ट किसने जारी किया है। इसको जारी किया है मनसुख मांडविया ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। श्रम शक्ति जो पॉलिसी है इसको मनसुख मांडविया ने जारी किया है। यह भारत की कैसी नीति है, यह भारत की कैसी नीति है। देखिए इसका बी सही हो जाएगा, पहली व्यापक राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति है, ठीक है। राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति है, व्यापक है ये बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जो नीति का लक्ष्य है ना श्रम मंत्रालय को क्या बनाना है बताइए। फैसिलिटेटर बन जाए, ठीक है, फैसिलिटेटर बन जाए। 2030 तक महिला एलएफपीआर का लक्ष्य कितना रखा गया है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का लक्ष्य कितना रखा गया है 2030 तक, 35% रखा गया है, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यूनिफाइड लेबर जो स्टैक है ना किन प्लेटफार्मों को एकीकृत करेगा बताइए। ईपीएफओ को, ईएसआईसी को, ई श्रम को, एनसीएस को, ये सबको एकत्रित करेगा। जो यूनिफाइड लेबर स्टैक है ना ये चारों को एकत्रित करेगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एनसीएस का जो है ना पूर्ण रूप बताइए क्या होता है, नेशनल कैरियर सर्विस, ठीक है। एनसीएस का पूर्ण रूप क्या होता है, नेशनल कैरियर सर्विस। और एलएफपीआर का हमने अभी देखा क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। एलएफपीआर किसका प्रतिशत है बताइए। जो एलएफपीआर है ना किसका प्रतिशत है बताइए, कुल जनसंख्या का, केवल रोजगार प्राप्त लोगों का, कार्यशील आयु जनसंख्या में, रोजगाररत या रोजगार खोज रहे लोगों का परसेंटेज है। रोजगाररत या रोजगार खोज रहे लोगों का परसेंटेज है। जितने भी कार्यशील आयु जनसंख्या है ना उसमें रोजगाररत और रोजगार खोज रहे लोगों का परसेंटेज है, सी सही हो जाए। मिशन ऑफ आत्मनिर्भर इम्पल्स, अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मिशन फॉर आत्मनिर्भर इम्पल्स कब लॉन्च किया गया बताइए। इसको अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया गया। यह मिशन किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है बताइए। मंत्रालय इसका क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसका मंत्रालय है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मिशन का कुल आउटले कितना है बताइए। 11,440 करोड़ रुपये इसका कुल आउटले है। मिशन की अवधि बताइए क्या है, इसकी अवधि है 2025-26 से 2030-31, ठीक है। मिशन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य आपको बताना है, दालों में आत्मनिर्भरता लाना, ठीक है, इसका मेन एम यही है।
मिशन में कौन सा फसल फोकस है बताइए, कौन से फसल पे फोकस किया गया है? तूर पे, उड़द पे, मसूर पे, तीनों पे। ठीक, तुम से ऐसे याद कर सकते हैं, तूर, उड़द और मंसूर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 100% एमएसपी पर खरीद किसके माध्यम से होगी बताइए? नेफेड और एनसीसीएफ मिलके 100% क्या करेंगे? एमएसपी पे खरीद करेंगे। ठीक है। एनसीसीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। भारत दालों के संदर्भ में क्या है बताइए? विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है भारत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। एक्सपोर्टर क्रेडिट गारंटी स्कीम में 20,000 करोड़ तक अतिरिक्त क्रेडिट उपलब्ध होगा। सही बात है। एनसीजीटीसी के माध्यम से 100% सरकारी गारंटी दी जाएगी, ये भी सही बात है। योजना एमएसएमई एक्सपोर्टर्स पर केंद्रित है, एमएसएमई एक्सपोर्टर्स पे केंद्रित है, ये भी सही बात है। तीनों सही हो जाएगा। 20,000 अतिरिक्त, 100% सरकारी गारंटी एनसीजीटीसी के माध्यम से, और योजना का जो केंद्र कौन से है? एमएसएमई एक्सपोर्टर्स है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जो आरडीआई स्कीम का जो आकार है ना 1 लाख करोड़ है। सही बात है। एएनआरएफ इसका एक प्रमुख स्तंभ है, ये भी सही बात है। एआई, क्वांटम और बायो मैन्युफैक्चरिंग इसके फोकस क्षेत्र है, ये भी सही बात है। ठीक है। आरडीआई स्कीम का आकार 1 लाख करोड़ रुपया, एएनआरएफ इसका प्रमुख स्तंभ है, एआई, क्वांटम और बायो मैन्युफैक्चरिंग इसके फोकस क्षेत्र में। तीनों सही हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, श्रम शक्ति पॉलिसी भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति है, ये सही बात है। 2030 तक महिला एलएफपीआर का लक्ष्य कितना है? 35% है। यूनिफाइड लेबर स्टेक में ईपीएफओ हो गया, ईएसआईसी हो गया, ई श्रम हो गया और एनसीएस, ये सब शामिल हैं। सही बात है, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, मिशन फॉर आत्मनिर्भर इम्पल्स का जो आउटले है ना वो 11,440 करोड़ है। और फोकस फसलों में क्या है? तूर हो गया, उड़द हो गया, मंसूर हो गया। तुम से याद कर सकते हैं आप, तूर, उड़द और मंसूर। नेफेड और एनसीसीएफ 100% एमएसपी खरीद ले करेंगे। ठीक है। जो नेफेड है और एनसीसीएफ है ना, ये लोग क्या करेंगे? 100% एमएसपी खरीद करेंगे। तीनों सही स्टेटमेंट है इसमें भी। अगला टॉपिक हमारा है पीएम सेतु स्कीम। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, पीएम सेतु का पूरा नाम आपको बताना है। प्रधानमंत्री स्किलिंग एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पीएम सेतु किसके द्वारा लॉन्च किया गया है बताइए? इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। पीएम नाम में ये तो पीएम ही लॉन्च करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पीएम सेतु कब लॉन्च किया गया? ये अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पीएम सेतु किस मंत्रालय के अंतर्गत है बताइए? ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पीएम सेतु का कुल जो बजट है कितना है? ये 60,000 करोड़ है। 60,000 करोड़ रुपए है इसका पीएम सेतु का कुल परिव्यय। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पीएम सेतु के तहत कितने सरकारी आईटीआई अपग्रेड किए जाएंगे? 1,000 आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हब एंड स्पोक मॉडल में कितने हब होंगे बताइए? 200 हब होंगे और 800 स्पोक होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हब एंड स्पोक मॉडल में कितने स्पोक्स होंगे बताइए? 800 होंगे। 1,000 में से 200 तो हमारे हब हो गए और 800 क्या हो जाएंगे? स्पोक हो जाएंगे। आईटीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ITI मुख्यतः किस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करता है? व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, वोकेशनल प्रशिक्षण प्रदान करता है, ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा ITI ट्रेड का उदाहरण है? ये तीनों जो है ना, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया और वेल्डर, ये तीनों ITI ट्रेड का उदाहरण है, तो डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हब एंड स्पोक मॉडल में हब की भूमिका क्या होती है? बताइए। हब की भूमिका ये होती है ना, छोटे स्पोक केंद्रों का मार्गदर्शन करना, इसका हब का मेन भूमिका होती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं, महामेडटेक मिशन जो है ना, महामेडटेक मिशन, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, महामेडटेक का पूरा नाम बताना है आपको पहले। मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, महामेडटेक जो मिशन है ना, किन संस्थाओं द्वारा शुरू किया गया है? बताइए। ANRF और ICMR मिल के इसको शुरू किया है, इसका ज्वाइंट मिशन है ये महामेडटेक, किसका? ANRF और ICMR का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, महामेडटेक मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जो महामेडटेक मिशन है ना, इसका मुख्य उद्देश्य है सस्ती स्वदेशी चिकित्सा तकनीकी को बढ़ावा देना, ये आपको याद रखना है, सस्ती स्वदेशी चिकित्सा तकनीकी को बढ़ावा देना। ANRF की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? ये आपको बताना है। ANRF एक्ट 2023 के तहत इसकी संस्थापना हुई है, ये आपको याद रखना है। ANRF क्या है? भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक अनुसंधान वित्त पोषण निकाय है, ये सर्वोच्च वैज्ञानिक अनुसंधान वित्त पोषण निकाय है। देखिए, अब अगला टॉपिक देखते हैं, मॉडल यूथ ग्राम सभा, इसका पहला क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर 18, मॉडल यूथ ग्राम सभा किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? बताइए। इसको पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ग्राम से है तो पंचायती राज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इस कार्यक्रम में कौन सी कक्षा के विद्यार्थी भाग लेंगे? देखिए, 9 से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विद्यार्थी किसका अनुकरण करते हैं? बताइए। ग्राम सभा का अनुकरण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, छात्र किन भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं? सरपंच, वार्ड सदस्य, दोनों का। ठीक है, सरपंच का भी करेंगे और वार्ड सदस्य का भी निर्वहन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यह कार्यक्रम कितने अधिक विद्यालयों में लागू किया जाएगा? यह कार्यक्रम कितने से अधिक विद्यालयों में लागू किया गया? 1000 से अधिक विद्यालयों में इसको लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कार्यक्रम किन विद्यालयों में लागू हो? नवोदय में, एकलव्य में या दोनों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों में, नवोदय विद्यालय में भी और एकलव्य विद्यालय दोनों में इसको लागू किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ग्राम सभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 243 में है। ठीक है, देखिए, जो अनुच्छेद 256 है ना, स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, और अनुच्छेद 280 फाइनेंस कमीशन की बात करता है, फाइनेंस कमीशन की बात करता है, और जो अनुच्छेद 40 है ना, ये ग्राम पंचायत की बात करता है, सभा की बात नहीं करता। ग्राम सभा की बात कौन करता है? अनुच्छेद 243। ठीक है, ग्राम सभा किसका आधार मानी जाती है? बताइए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जमीनी इकाई। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जमीनी इकाई कौन है? ग्राम सभा है, ये आपको याद रखना है। देखिए, अगला टॉपिक देखते हैं, आपकी पूंजी आपका अधिकार, जो कैंपेन है ना, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने लॉन्च किया है? इसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 संबंधित है, यह अभियान किस विषय से संबंधित है? बताइए। अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट, क्या है? अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अभियान कहाँ से लॉन्च किया गया बताइए। गांधीनगर गिफ्ट सिटी से इसको लॉन्च किया गया। अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट में क्या शामिल होता है बताइए। बैंक जमा, शेयर, बीमा राशि या म्यूचुअल फंड बताइए। सब इसमें शामिल होते हैं। म्यूचुअल फंड भी आता है, बीमा राशि भी आता है, शेयर भी आता है और बैंक जमा भी आता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अनक्लेम्ड एसेट कहाँ पड़े रहते हैं बताइए। कंपनियों एवं वित्तीय संस्थानों में, कंपनियों एवं वित्तीय संस्थानों में पड़े रहते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारा है बिहार राज्य जीविका निधि। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बिहार राज्य जीविका निधि का शुभारंभ किसने किया है बताइए। इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यह किस प्रकार की संस्था है। महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु क्रेडिट सहकारी महासंघ है। ये महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु क्रेडिट सहकारी महासंघ है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यह लॉन्च कब किया गया बताइए। टाइम इसका, डेट क्या है इसका। सितंबर 2025 में यह लॉन्च किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, लॉन्च के समय कितनी सीड फंडिंग प्रदान की गई बताइए। 105 करोड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, योजना का लक्ष्य कितनी ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाना है। 20 लाख तक से अधिक को। ठीक है। 20 लाख प्लस महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचाना है। यह योजना किनके माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाएगी, तो वाया सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यह किस प्रकार के ऋण का विकल्प प्रदान करती है। उच्च ब्याज माइक्रो फाइनेंस ऋण। ठीक है। उच्च ब्याज माइक्रो फाइनेंस ऋण। माइक्रो फाइनेंस की ब्याज दर लगभग कितनी बताई गई है। सी 18 से 24%। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, पीएम सेतु के तहत 1000 सरकारी ITI को अपग्रेड किया जाएगा। सही बात है। हब एंड स्पोक मॉडल में 200 हब है और 800 स्पोक होंगे, ये भी सही बात है। पीएम सेतु का कुल जो परिव्यय है ना 60,000 करोड़ है। तीनों सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, महामेडटेक मिशन ANRF और ICMR द्वारा शुरू किया गया। सही बात है। मॉडल यूथ ग्राम सभा जो है ना पंचायती राज मंत्रालय की पहल है, ये भी सही बात है। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट से संबंधित है, ये भी सही बात है। तीनों इसका सही हो जाएगा। महामेडटेक मिशन ANRF और ICMR का ज्वाइंट मिशन है। मॉडल यूथ ग्राम सभा पंचायती राज मंत्रालय की पहल है। आपकी पूंजी आपका अधिकार अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट से संबंधित है। तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बिहार राज्य जीविका निधि ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए सहकारी क्रेडिट महासंघ है। सही बात है। लॉन्च के समय 105 करोड़ सीड फंडिंग दी गई, ये भी सही बात है। इसका लक्ष्य 20 लाख से अधिक महिलाओं तक पहुंचना है, ये भी सही बात है। तीनों सही हो जाएगा इसका। सहकारी क्रेडिट महासंघ है ये, 105 करोड़ सीड फंडिंग दी गई और इसका लक्ष्य है 20 लाख से अधिक महिलाओं तक पहुंचना है। देखिए पीएम सेतु 60,000 करोड़, 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा जिसमें 200 हब होंगे और 800 स्पोक होंगे। महामेडटेक देखिए ANRF और ICMR का ये ज्वाइंट मिशन है। एफोर्डेबल इंडिजिनस मेडटेक प्रोवाइड करना इसका मेन मकसद है। मॉडल यूथ ग्राम सभा क्लास 9 से 12 और 1000 प्लस स्कूल में इसको आयोजन किया जाएगा। आपकी पूंजी आपका अधिकार अनक्लेम्ड एसेट कैंपेन से संबंधित है ये। इसका जो प्रारंभ किया गया गिफ्ट सिटी से किया गया। बिहार राज्य जीविका निधि 105 करोड़ सीड फंडिंग के रूप में इसको दिया गया। 20 लाख प्लस महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इससे जोड़ना है, मकसद है। अगला क्वेश्चन देखिए,
जो हमारा अगला टॉपिक है ना, पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क है। पहला इसका क्वेश्चन है, भारत का पहला पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये धार मध्य प्रदेश में इसका स्थापना हो रहा है। ठीक है। पीएम मित्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? टेक्सटाइल से है। ठीक है। पीएम मित्रा की 5F जो विजन है ना, एफ क्या है बताइए इसमें? जो पहला एफ है उसको बताना है कि 5F विजन में पहला एफ क्या है। पहला है फॉर्म है। देखिए इसका जो क्रम है ना, अभी देख लेते हैं। पीएम मित्रा का सही 5F श्रृंखला कौन सी है बताइए? पहले फॉर्म से, फिर फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फिर फैशन से फॉरेन। ठीक है। फॉर्म से फॉरेन तक आपको जाना है। फॉर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। फॉरेन सबसे लास्ट में है और फॉर्म जो है सबसे पहले है। पीएम मित्रा जो पार्क का कुल परिव्यय कितना है? ये है 4,445 करोड़। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पीएम मित्रा पार्क को किस वर्ष तक विकसित करने का लक्ष्य है बताइए? 2027-28 तक इसको विकसित करने का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पीएम मित्रा के अंतर्गत कुल कितने पार्क विकसित किए जा रहे हैं बताइए? 4 पार्क विकसित किए जा रहे हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन पीएम मित्रा वाला राज्य नहीं है? निम्न में से कौन पीएम मित्रा पार्क वाला राज्य नहीं है बताइए? बिहार जो है ना, पीएम मित्रा वाला पार्क राज्य नहीं है। यहाँ पे कोई भी पीएम मित्रा पार्क नहीं बनाया जा रहा बिहार में, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पीएम मित्रा पार्क किन राज्यों में विकसित किए जा रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है और उत्तर प्रदेश में तो होगा ही होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी यहीं से सांसद हैं। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इसमें आदि कर्मयोगी अभियान के बारे में टॉपिक है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया बताइए? जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये आपको याद रखना है। आदि कर्मयोगी जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आदि कर्मयोगी कब शुरू किया गया बताइए? ये सितंबर 2025 में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? जनजातीय युवाओं और सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं में नेतृत्व विकसित करना। ठीक है। बी सही हो जाएगा। जनजातीय युवाओं, सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं में नेतृत्व विकसित करना इसका मेन मकसद है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यह अभियान कितने लोगों को कवर करेगा बताइए? ये 20 लाख लोगों को कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अभियान के तहत कितने आदि सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 1 लाख। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आदि सेवा केंद्र कितने होंगे? 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आदि सेवा केंद्र का उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण, जागरूकता एवं योजनाओं का अभिसरण, ये तीनों आपको याद रखना है। प्रशिक्षण, जागरूकता एवं योजनाओं का अभिसरण। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आदि कर्मयोगी अभियान किस विशेष वर्ष का हिस्सा है? बी सही हो जाएगा इसका, जनजातीय गौरव वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जनजातीय गौरव वर्ष की अवधि क्या है बताइए? ये 5 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025, ये आपको याद रखना है। अगला टॉपिक हमारा है स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव किस मंत्रालय की पहल है? बताइए कौन सा मंत्रालय सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यह पहल किस मिशन के अंतर्गत है बताइए? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कितने मेंटर सिटी जोड़ा गया है इसमें बताइए? इसमें कितने मेंटर सिटी को जोड़ा गया है? 72। ठीक है।
लगभग कितने मेंटी जो है ना सिटी शामिल किए गए हैं? बताइए कितने मेंटी हैं? लगभग 200। ठीक है, 72 मेंटर हैं और मेंटी कितने हैं? 200। इस पहल में कितने दिनों की मेंटरशिप होगी? 100 दिनों की मेंटरशिप होगी। जो मेंटर सिटी है ना, वो मेंटी सिटीज को 100 दिनों का ट्रेनिंग देंगे। ठीक है। स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? स्वच्छता सुधार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी शासन सुधार। तीनों सही हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा है पीएम स्वनिधि के बारे में। देखिए, पीएम स्वनिधि को कब तक बढ़ाया गया है बताइए? 31 मार्च 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया पीएम स्वनिधि को 2.0 को। नंबर 25 देखिए, पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए है? ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पीएम स्वनिधि के लिए किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? कोलेटरल फ्री, वर्किंग कैपिटल। ठीक है। पीएम स्वनिधि 2.0 में पहली ऋण किस्त की सीमा कितनी है? ये 15,000 की है, दूसरी है 25,000 की और तीसरी है 50,000 की। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन वही है, दूसरी 25,000, तीसरी 50,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पीएम स्वनिधि 2.0 के अंतर्गत कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया है? रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, पीएम स्वनिधि का कुल आवंटन कितना है? ये है 7,332 करोड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पीएम स्वनिधि मूल रूप से कब शुरू हुई थी बताइए? डेट क्या था इसका? ये जून 2020 था। सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, पीएम स्वनिधि किस संकट से प्रभावित लोगों के लिए शुरू की गई थी? कोविड-19। ठीक है। अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक है स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज फॉर आसाम एंड त्रिपुरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विशेष विकास पैकेज किन राज्यों से संबंधित है? ये आसाम और त्रिपुरा से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। इस पैकेज के अंतर्गत कितने नए घटकों को मंजूरी दी गई है? 4 नए घटकों को मंजूरी दी गई है। इस योजना के क्रियान्वयन में एनईसी का क्या अर्थ है बताइए? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। ठीक है। एनईसी का मतलब क्या है? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। DONER का पूर्ण रूप क्या है? डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये आपको याद रखना है। एनईसी का मतलब है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल और DONER का क्या है? डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, असम में यह पैकेज किस संगठन से संबंधित है? ये हमारा उल्फा से संबंधित है। ठीक है। त्रिपुरा में यह पैकेज किस संगठन से संबंधित है? तो NLFT से भी संबंधित है और ATTF से भी संबंधित है, ये आपको याद रखना है। पैकेज का मुख्य फोकस क्या है? सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र या सांस्कृतिक केंद्र या सभी? बताइए। चारों हो जाएंगे इसमें, सड़कें भी है, स्कूल भी है, स्वास्थ्य केंद्र भी है और सांस्कृतिक केंद्र भी है। इस पैकेज का उद्देश्य क्या है बताइए? पूर्वोत्तर में अवसंरचना, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। पीएम मित्रा में 5F विजन में फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन शामिल है। सही बात है। पहला पीएम मित्रा पार्क धार मध्य प्रदेश में विकसित हो रहा है। सही बात है ये भी। योजना का कुल परिव्यय 4,445 करोड़ है, ये भी सही बात है। तीनों स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, आदि कर्म योगी अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल है। 1 लाख आदि सेवा केंद्र स्थापित होंगे। यह जनजातीय गौरव वर्ष का हिस्सा है। बताइए इसमें क्या होगा? तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। जो आदि कर्म योगी अभियान है, जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल है, 1 लाख आदि सेवा केंद्र स्थापित होंगे इसमें, यह जनजातीय गौरव वर्ष का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव में
72 मेंटोर सिटी शामिल हैं और पीएम स्वनिधि 2.0 को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाया गया। ये भी सही बात है, दोनों सही हो जाएंगे। ये पीएम स्वनिधि के तहत यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, ये भी सही हो जाएगा। यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज आसाम और त्रिपुरा के लिए, सही बात है। पैकेज में 4 नए घटक को मंजूरी दी गई, ये भी सही बात है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है, ये भी सही बात है, तीनों सही। देखिए पीएम मित्रा में ना पहला जो टेक्सटाइल पार्क है ना धार मध्य प्रदेश में बनाया गया है और इसका जो टोटल आउटले कितना है 4,445 करोड़ और 5F विजन है। 5F विजन में फार्म से लेके फॉरेन तक पहुंचाना है, ठीक है, फार्म से फॉरेन। और आदि कर्मयोगी में ना जो कवरेज है 20 लाख लोगों का है और 1 लाख आदि सेवा केंद्र बनाए जाएंगे। और स्वच्छ शहर जोड़ी में 72 मेंटोर सिटी को जोड़ा गया है और 200 मेंटी सिटी को जोड़ा गया है। और पीएम स्वनिधि 2.0 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2030 तक। और जो इसकी किस्त है ना 3 किस्त हैं, पहले किस्त में 15,000, दूसरे में 25,000, तीसरे में 50,000, ये लोन का किस्त है, ठीक है। असम त्रिपुरा जो पैकेज है ना इसमें 4 नए कंपोनेंट को ऐड किया गया है, रोड, स्कूल, हेल्थ और कल्चर। ये देखिए हमारा अगला टॉपिक है मेरिटे स्कीम जो है। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। अब जो मेरिटे स्कीम किस मंत्रालय की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब ये इसमें सारा जो बजट है ना वो सेंटर का ही लगेगा, ठीक है। मेरिटे स्कीम का कुल परिव्यय कितना है, ये 4200 करोड़ रुपया है, ठीक है। इसकी अवधि क्या है 2025-26 से 2029-30, ठीक है। मेरिटे स्कीम में विश्व बैंक ऋण का हिस्सा कितना है, ये 2100 करोड़ रुपया है। मेरिटे स्कीम कुल कितने तकनीकी संस्थाओं को कवर करेगी, ये 275 को कवर करेगी, जिसमें 175 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और 100 क्या है पॉलिटेक्निक हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं 175 और कितने पॉलिटेक्निक है 100, ठीक है। पॉलिटेक्निक के कितने हैं 100 और इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं 175 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मेरिटे स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता, अनुसंधान, बहुविषयी शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, बी सही हो जाएगा हमारा। अब अगला टॉपिक हमारा है पीएम धन धान्य कृषि योजना। पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा कहाँ की गई बताइए थे। यूनियन बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, PMDD-KY का शुभारंभ कब किया गया। 11 अक्टूबर 2025 को इसको शुभारंभ किया गया। PMDD-KY का वार्षिक परिव्यय कितना है बताइए। 24,000 करोड़ रुपये। योजना कितने वर्षों के लिए है, 6 वर्षों के लिए है। PMDD-KY का कुल आवंटन कितना है, यह है 1.44 लाख करोड़, ठीक है। PMDD-KY कितने कृषि जिलों को कवर करती है बताइए। 100 कृषि जिलों को कवर करती है, एग्री डिस्ट्रिक्ट को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कृषि जिलों का चयन किस आधार पे किया जाएगा बताइए। किन आधार पे किया जाएगा। कम उत्पादकता, कम फसल तीव्रता, कम ऋण वितरण, तीनों सही है इसमें। जो कृषि जिलों का चयन किया जाएगा ना, कम उत्पादकता के लेवल पे, कम फसलता के बेसिस पे और कम ऋण वितरण के बेसिस पे इसका चयन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, PMDD-KY में कितनी केंद्रीय योजनाओं का अभिसरण होगा बताइए, कन्वर्जेंस होगा। 36 सही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये 36 योजनाएं कितने मंत्रालयों से संबंधित है।
11 मंत्रालयों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, PMDDKY से सीधे कितने किसानों को लाभ होगा बताइए। 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, PMDDKY किस कार्यक्रम के मॉडल पर आधारित है बताइए। यह है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बेसिस पे इसको बनाया गया है। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किस पर शुरू हुआ था बताइए। ये 2018 में इसको शुरू किया गया था। अगला हमारा टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, ELI स्कीम जो है, जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव का कुल परिव्यय आपको बताना है। कितना है ये? 99,446 करोड़ है इसका कुल परिव्यय। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जो ELI स्कीम की जो अवधि है ना वो क्या है, वो आपको बताना है। अगस्त 2025 से जुलाई 2027। ठीक है, ELI स्कीम का लक्ष्य कितनी नौकरियां सृजित करना है बताइए। 3.5 करोड़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इनमें से कितने प्रथम बार रोजगार पाने वाले होंगे बताइए। डी इसका सही हो जाएगा, 1.92 करोड़ इनको पहली बार नौकरी दिया जाएगा। जो ELI स्कीम के पार्ट ए का लाभ किसे मिलेगा? देखिए इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए और पार्ट बी में किसको लाभ मिलेगा? पार्ट ए में किसको लाभ मिलेगा? फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। रोजगार पाने वाले को कितना लाभ मिलेगा बताइए। ये 15,000 का लाभ मिलेगा। ठीक है, और यह राशि किस रूप में दी जाएगी? 1 माह के EPF वेतन के बराबर। ठीक है, 1 माह के EPF वेतन के बराबर दी जाएगी। यह राशि कितनी किस्तों में दी जाएगी? 2 किस्तों में दी जाएगी। ठीक है, यह लाभ किस संस्था के माध्यम से दिया जाएगा? EPFO के माध्यम से इसको दिया जाएगा। ठीक है, जो ELI स्कीम के पार्ट बी का लाभ किसे मिलेगा ये बताइए। ये होगा एम्प्लॉयर्स को मिलेगा इसमें। ठीक है, एम्प्लॉयर्स को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रति माह कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी बताइए। 3,000 रुपया मिलेगी प्रति कर्मचारी प्रति माह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यह राशि सामान्यतः कितने वर्षों तक मिलेगी? 2 वर्षों तक सामान्यतः मिलेगी। कुछ क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन कितने वर्षों तक दिया जाएगा? 4 वर्षों तक दिया जाएगा कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, ऐसे 2 साल का है, ऐसे 2 साल का है, और विशेष में 4 साल का है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ELI स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार बढ़ाना, प्रथम बार नौकरी पाने वाले को सहायता देना, एम्प्लॉयर्स को प्रोत्साहित करना। तीनों सही हो जाएगा इसका, 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। जो मेरिटे स्कीम है ना, शिक्षा मंत्रालय की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सही बात है। इसका कुल जो परिव्यय है ना 4200 करोड़ है, ये भी सही बात है। इसमें से 2100 करोड़ विश्व बैंक का है, देख रहे हैं, आधा तो विश्व बैंक ही दे रहा है, तो तीनों सही हो जाएगा इसका, डी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, PMDDKY 100 कृषि जिलों को कवर करेगी। योजना 36 केंद्रीय योजनाओं और 11 मंत्रालयों का अभिसरण करती है। इसमें लगभग 1.7 करोड़ किसानों का लाभ होगा। तीनों स्टेटमेंट सही है इसका। 100 जिलों को कवर करेगी, 36 केंद्रीय योजनाओं और 11 मंत्रालयों का अभिसरण है, और 1.7 करोड़ किसान को लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ELI स्कीम का जो परिव्यय है ना 99,446 करोड़ है। पार्ट ए प्रथम बार नौकरी पाने वाले के लिए है, और पार्ट बी किसके लिए? एम्प्लॉयर्स को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी 3,000 प्रति माह देता है। तीनों सही स्टेटमेंट हो जाएंगे। देखिए ये सुमेलित करने वाला है। जो मेरिटे है ना 275 टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, PMDDKY 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट, ELI 3.5 करोड़ जॉब, तीनों सम्मिलित है। ठीक है, तीनों सही सम्मिलित है। देखिए अगला हमारा टॉपिक है FPO मिशन। देखिए
पहला क्वेश्चन है एपीओ का पूरा रूप आपको बताना है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक बात है। एपीओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को समूह बनाकर बाजार में बेहतर मूल्य दिलाना, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एपीओ मिशन का लक्ष्य कितने किसानों को जोड़ना है? इसमें 30 लाख किसानों को जोड़ना है, ठीक है। लाभार्थी किसानों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? 40% है, ठीक है। जुलाई 2025 तक कितने एपीओज में 1 करोड़ टर्नओवर प्राप्त किया है? बताइए, 1 करोड़ टर्नओवर कितने एपीओ ने प्राप्त किया है? लगभग 1100 प्लस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जुलाई 2025 तक कुल कितने एपीओ लॉन्च किए गए? 34,000 प्लस एपीओ लॉन्च किए गए, ठीक है। जो एपीओ पहल है किसके नेतृत्व में शुरू की गई? बताइए, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसको शुरू की गई। अगला हमारा टॉपिक है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। राष्ट्रीय सहकार नीति 2025 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? बताइए, सहकारी मंत्रालय, सहकारी है तो सहकारी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी ने किस नीति का स्थान लिया है? बताइए, 2002 नीति का, ठीक है। 2002 नीति का इसने स्थान लिया, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 ने लिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यह नीति किस अवधि के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है? बताइए, सी सही हो जाएगा आंसर, 2025 से 2045। राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 की दृष्टि क्या है? बताइए, सहकार से समृद्धि, ठीक है। निम्न में से कौन सहकारिता का उदाहरण है? अमूल हो गया या PACS? बताइए, दोनों हो जाएगा इसका, PACS भी है और अमूल भी है। PACS का पूर्ण रूप बताइए क्या होता है? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। PACS का पूर्ण रूप है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। NCDC ग्रांट्स असिस्टेंट जो स्कीम है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, NCDC का पूरा नाम बताइए, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये आपको याद रखना है। NCDC को कितनी अनुदान सहायता स्वीकृत की गई? बताइए, ये 2000 करोड़ अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है NCDC को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यह सहायता कितने वर्षों के लिए स्वीकृत की गई है? ये 4 वर्षों के लिए स्वीकृत की गई है। यह अवधि किस वित्तीय वर्ष से किस तक है? बताइए, अवधि बताइए उसकी, 2025-26 से 2028-29, ठीक है। NCDC खुले बाजार से कितनी राशि जुटा सकता है? 20,000 करोड़। NCDC किन क्षेत्रों को ऋण देता है? डेयरी को, मत्स्य पालन को, चीनी को, वस्त्र को, भंडारण को, बताइए। अगला टॉपिक है नालसा वीर परिवार सहायता योजना। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, नालसा का पूरा नाम क्या है? बताइए। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नालसा वीर परिवार सहायता योजना, नालसा वीर परिवार सहायता योजना किसके द्वारा शुरू की गई? नालसा के द्वारा, नाम से ही क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यह योजना कब शुरू की गई? बताइए। कारगिल दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यह योजना किनके लिए है? बताइए। रक्षा कर्मियों के परिवार के लिए ये, ठीक है। मिलिट्री और पैरामिलिट्री के परिवार के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यह भारत की पहली किस प्रकार की योजना है? सैनिक परिवारों के लिए कानूनी सहायता योजना है ये, ठीक है। सैनिक परिवारों के लिए कानूनी सहायता योजना है ये। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यह संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है?
ये संविधान के अनुच्छेद 39A पे आधारित है, ठीक है, जिसमें फ्री लीगल सर्विस की बात की गई है, ठीक है। और जो 51A क्या है, किसकी बात करता है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है ये, ठीक है। 21 क्या करता है, राइट टू लाइफ की बात करता है। और 32 क्या करता है, राइट टू रेमेडी है, ठीक है, रेमेडी की बात करता है ये। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, योजना के तहत कानूनी क्लिनिक कहाँ स्थापित किए जाएंगे, बताइए। सैनिक कल्याण बोर्डों में इसके क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, सैनिक कल्याण बोर्ड में कानूनी क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। अगला हमारा टॉपिक है पीएम किसान संपदा योजना। देखिए, पीएम किसान संपदा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका जो संबंध है ना, खाद्य प्रसंस्करण से है, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण से है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का कुल नया आवंटन आपको बताना है कितना है। ये है 6,520 करोड़ रुपए, ठीक है। अतिरिक्त आवंटन कितना जोड़ा गया है, ये हो जाएगा 1,920 करोड़ रुपए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, योजना के तहत कितनी मेगा फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ स्थापित की जाएगी, बताइए। कितनी मेगा फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ स्थापित की जाएगी योजना के तहत, ये हो जाएगा 50, हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कितनी फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज स्थापित की जाएगी, बताइए। ये हो जाएगा 100, हमारा सही आंसर हो जाएगा। फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ 50 है और फूड टेस्टिंग लैब कितने हैं, 100 हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, फूड इरेडिएशन का क्या लाभ है, बताइए। सूक्ष्म जीव नियंत्रण, कीट नियंत्रण, सेल्फ लाइफ बढ़ाना, तीनों सही हो जाएगा, इसका डी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला हमारा टॉपिक है तलाश इनिशिएटिव। देखिए, तलाश का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। इसका संबंध जनजातीय छात्रों के कैरियर मार्गदर्शन से, ठीक है, जनजातीय छात्रों के करियर मार्गदर्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, तलाश का पूरा नाम को बताना है। ये हो जाएगा ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब। ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब हो जाएगा इसका तलाश का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, तलाश किस संगठन द्वारा शुरू किया गया, बताइए। ये नेस्ट्स के द्वारा इसको शुरू किया गया, नेट्स के द्वारा इसको शुरू किया गया। अब नेस्ट्स का पूरा नाम आपको बताना है। ये हो जाएगा नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, ठीक है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। अगला हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 37, तलाश किस मंत्रालय के अंतर्गत है। ये हमारा हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय, ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, तलाश क्या प्रदान करता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, करियर कार्ड या करियर मार्गदर्शन, तीनों सही हो जाएगा इसका आंसर। मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी करता है, करियर कार्ड भी प्रदान करता है और करियर मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। अगला हमारा टॉपिक है रेल 1 सुपर ऐप। देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन है, रेल 1 किसके लिए लॉन्च किया गया, यात्रियों के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, रेल 1 किस प्रकार का ऐप है, रेलवे सुपर ऐप है ये। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, रेल 1 किन सेवाओं को एकीकृत करता है, IRCTC, रेल कनेक्ट, UTS टिकट, रेल मदद, फूड एंड ट्रेक, इन सब को एकीकृत करता है, ठीक है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, UTS का उपयोग किसके लिए किया जाता है, अनारक्षित टिकट के लिए, ठीक है, अनरिजर्व टिकट के लिए, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, जो रेल मदद है ना, इसका संबंध किससे है, शिकायत एवं सहायता सेवा से, ये आपको याद रखना है, मदद से ही सहायता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, रेल 1 की प्रमुख विशेषता क्या है, ये है सिंगल साइन ऑन सुविधा है, ठीक है,
सिंगल साइन ऑन सुविधा, ये आपको याद रखना है। निम्न कथनों पर विचार करें। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 ने 2002 की नीति का स्थान लिया है। सही बात है। इसकी दृष्टि सहकार से समृद्धि है, सहकार से समृद्धि है। यह 2025 से लेकर 2045 तक मार्गदर्शन प्रदान करती है। डी सही हो जाएगा इसका। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। एनसीडीसी को 2000 करोड़ की सहायता दी गई। एनसीडीसी खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपए जुटा सकता है, ये भी सही बात है। एनसीडीसी डेयरी, मत्स्य, चीनी, वस्त्र और भंडारण क्षेत्रों को ऋण देता है, ये भी सही बात है। तीनों इसका सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। तलाश जनजाति छात्रों के लिए है, सही बात है। रेल 1 में आईआरसीटीसी, यूटीएस, रेल मदद और फूड एंड ट्रैक शामिल है, ये भी सही बात है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित है, सही बात है। तीनों सही हो जाएगा। तलाश योजना, रेल 1 और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। मीडिएशन फॉर द नेशन कैंपेन, मीडिएशन फॉर द नेशन कैंपेन, इसका पहला क्वेश्चन है। मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान किसने शुरू किया है? इसको नालसा ने शुरू किया है। मीडिएशन फॉर द नेशन नालसा ने शुरू किया है। यह अभियान कितने दिनों के लिए है बताइए? ये 90 दिन के लिए है। अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? 2025 में इसको शुरू किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। इसमें लंबित न्यायालय मामलों का मध्यस्थता द्वारा समाधान, ठीक है, जो भी लंबित मामला है ना उसको मध्यस्थता के द्वारा समाधान करना इसका मेन मकसद है। मीडिएशन का अर्थ क्या है बताइए? तीसरे निष्पक्ष व्यक्ति की सहायता से विवाद का समाधान करना क्या होता है? मीडिएशन होता है। निष्पक्ष व्यक्ति की बात हो रही है। तीसरा, अगला हमारा टॉपिक है शोर, स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस। स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस, जो शोर कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया बताइए? इसको एमएसटी के द्वारा शुरू किया गया, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है, उद्यमिता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। शोर कार्यक्रम किन कक्षाओं के छात्रों के लिए है? ये 6 से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए, ठीक है। शोर का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? इसका उद्देश्य है एआई रेडीनेस एंड स्किल डेवलपमेंट, तो ये आपको याद रखना है, एआई रेडीनेस एंड स्किल डेवलपमेंट। अगला टॉपिक है पीएम ई ड्राइव। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। पीएम ई ड्राइव के तहत भारत की पहली ग्राहक केंद्रित प्रोत्साहन योजना किसके लिए शुरू की गई है? ये ई ट्रक के लिए शुरू की गई है, ठीक है, हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने वाहनों को समर्थन मिलेगा? ये हो जाएगा इसका सही आंसर 9.6 लाख। कितने वाहन को समर्थन मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम का कुल परिव्यय कितना है? ये है 500 करोड़ रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 500 करोड़ का आवंटन कितने ई ट्रकों के लिए है? इसमें 5,600 ट्रक शामिल हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है यूपी रोजगार जो मिशन है ना, पहला इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। यूपी रोजगार मिशन को किसने मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। यूपी रोजगार मिशन का लक्ष्य कितनी घरेलू निजी कंपनियां, देखिए यूपी रोजगार मिशन का लक्ष्य कितनी घरेलू निजी नौकरियां सृजित करना है? नौकरी के बारे में है, तो ये हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख नई नौकरियां सृजित करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। प्रति वर्ष विदेशी प्लेसमेंट का लक्ष्य कितना है बताइए? ये हो जाएगा 25 से 30 हज़ार, मतलब इतने लोगों को विदेश भेज के उनको नौकरी दिलानी है, 25 से 30 हज़ार। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। यह मिशन किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से।
नाम से ही क्लियर है। अगला हमारा टॉपिक है OALP राउंड एक्स। OALP राउंड एक्स, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें 20, देखिए OALP का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। इसका हो जाएगा ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी। एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी, ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी, ये आपको याद रखना है। OALP राउंड एक्स किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है अपतटीय तेल एवं गैस अन्वेषण से। अपतटीय तेल एवं गैस अन्वेषण से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारत के OALP राउंड एक्स के अंतर्गत कितने क्षेत्र में अन्वेषण शुरू किया गया है? बताइए। ये किया गया है 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर में शुरू किया गया है। OALP राउंड एक्स के अंतर्गत कितने क्षेत्रों में अन्वेषण शुरू किया गया है? 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, OALP राउंड एक्स विश्व के किस प्रकार के ऊर्जा अन्वेषण प्रयासों में गिना जाता है? ये गिना जाता है सबसे बड़े ऑफशोर एनर्जी एक्सप्लोरेशन इफर्ट्स में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सबसे बड़े ऑफशोर एनर्जी एक्सप्लोरेशन इफर्ट्स में इसको गिना जाता है, OALP राउंड एक्स को। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है डोमेस्टिक ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स पे बेसिस पे क्वेश्चन है, देख लेते हैं। डोमेस्टिक ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स, देखिए पहला इसमें क्वेश्चन है घरेलू ड्रोन निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, योजना की अवधि कितनी है? 3 वर्ष है इसकी अवधि। योजना का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। मुख्य उद्देश्य है घरेलू ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, योजना का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? आयात निर्भरता कम करना। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य है आयात निर्भरता को कम करना। अब देखिए हमारे पास टॉपिक है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। तो पहले उम्मीद का पूरा नाम बताइए क्या है इसका? यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट, ये आपको याद रखना, यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जो उम्मीद पोर्टल है ना, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ये आपको याद रखना है। उम्मीद पोर्टल किससे संबंधित है? वक्फ संपत्तियों से संबंध है इसका। ठीक है, उम्मीद पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। इसका मुख्य उद्देश्य है ना कि वक्फ संपत्तियों का केंद्रीकृत प्रबंधन। ठीक है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करना वक्फ संपत्तियों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान नालसा द्वारा शुरू किया गया, सही बात है। यह 90 दिवसीय अभियान, ये भी सही बात है। इसका उद्देश्य लंबित मामलों का मध्यस्थता द्वारा समाधान है, ये भी सही बात है। तीनों इसका सही हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, जो शोर कार्यक्रम है ना, MSD द्वारा शुरू किया गया है, सही बात है। ये कक्षा 6 से लेकर 12 के छात्रों के लिए है, ये भी सही बात है। इसमें 50 NSQF अनुरूप AI कोर्स शामिल है, ये भी सही बात है। तीनों इसका सही हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, PME ड्राइव भारत की पहली ग्राहक केंद्रित ई-ट्रक इंसेंटिव स्कीम है। ठीक है, इसका जो परिव्यय है ना 500 करोड़ रुपया, यानी बजट कितना है? 500 करोड़ रुपया। यह 5600 ई ट्रकों को कवर करेगी। ठीक है, इसमें कितने कवर होंगे ट्रक? 5600। तो तीनों इसमें भी सही हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, OALP का पूर्ण रूप ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी है, सही बात है। राउंड एक्स में 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है, ये भी सही बात है। यह अपतटीय तेल एवं गैस अन्वेषण के लिए संबंधित है। यह अपतटीय तेल एवं गैस अन्वेषण से संबंधित है, ये भी सही बात है। तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, उम्मीद पोर्टल वक्फ संपत्तियों से संबंधित है, सही बात है। इसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ये भी सही बात है। जो उम्मीद का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट। तो तीनों इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लगभग 51 जो है ना टॉपिक को 360 MCQ के माध्यम से कवर कर लिया पूरी तरह से।